संजना जी के कहने पर आकांक्षा धानी को गेस्ट रूम की तरफ लेकर चली जाती है और उनके पीछे ही आकृति भी गेस्ट रूम में आ जाती है। उनके जाने के बाद संजना जी सबको डिनर करने के लिए बोलती है और खुद भी सबके साथ डिनर करने चली जाती है। आकांक्षा धानी और आकृति गेस्ट रूम आते हैं। रूम साफ सुथरा और बहुत सिंपल था। आकांक्षा धानी और आकृति को रेस्ट करने बोलकर चली जाती है। सबके जाने के बाद धैर्य भी अपने कमरे में चला जाता है। धैर्य लगातार किसी को कॉल कर रहा था लेकिन वो शख्स धैर्य का कॉल पिक नहीं कर रहा था। धैर्य गुस्से से कहता है, पिक अप द फोन डैम इट, तुम्हारी वजह से आज मेरी रियल शादी हो गई है और ये बिना जुबा की बीवी मिली है जो कौन है ये भी मुझे नहीं पता। फोन उठाओ। चिल्लाते हुए धैर्य अपना फोन दीवार पर पटक देता है जिससे फोन टूटकर बिखर जाता है। धैर्य बाथरूम में जाता है और शॉवर लेता है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आकर बेड पर आंखें बंद कर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बंद गराज के अंदर एक लड़की चेयर से बंधी हुई थी, जो इस वक्त बेहोश थी। उसके सामने ही एक दूसरी लड़की चेयर पर अपने हाथ फोल्डकर बैठी हुई थी। उस गराज में 4-5 गुंडे भी थे। जो लड़की दूसरी चेयर पर बैठी थी वो गुंडों से कहती है, उठाओ इसे। गुंडे पास में रखे जग का पूरा पानी बेहोश पड़ी लड़की पर डाल देते हैं। पानी चेहरे पर पड़ने से वो लड़की हड़बड़ाकर उठ जाती है। वो लड़की अपनी आंखें खोल चारों तरफ देखती है तो वो एक बंद गराज था जहां कुछ पुरानी गाड़ियां थी। 4-5 हटे कट्टे गुंडों को अपने सामने खड़ा देख वो लड़की डर जाती है और सामने बैठी लड़की से पूछती है, तुम कौन हो, मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? दूसरी लड़की बोली, तुम प्रिया हो ना जिससे आज धैर्य शेखावत शादी करने वाला था? हाँ मैं प्रिया हूँ, लेकिन तुम कौन हो? उस लड़की के इतना कहते ही एक आवाज उस बंद गैराज में गूंज उठती है। चटाक चटाक। जैसे कुर्सी पर बंधी लड़की कंफर्म करती है कि सामने कुर्सी पर बंधी लड़की प्रिया है जिससे धैर्य शेखावत आज शादी करने वाला था, तो दूसरी लड़की उसे 2-3 थप्पड़ जड़ देती है और उसके बाल खींचते हुए कहती है, तू डॉकौड़ी की लड़की मेरे धैर्य से शादी करेगी? मैं तुझे जान से मार दूंगी। अगर तुम एक दिन के लिए उसका बिस्तर गर्म करती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन तुम तो उसके साथ शादी का सपना देखने लगी। वो किसी के साथ भी रात बिता सकता है, लेकिन शादी उसकी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। मैं किसी भी लड़की को उसकी वाइफ बनने कभी नहीं दूंगी। उस पर और उसकी दौलत पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। वो अलग अलग लड़की के साथ खेल सकता है, उनके साथ अपनी रातें रंगीन कर सकता है, लेकिन उसे लौटकर मेरे पास ही आना होगा। इतना कहते हुए वो लड़की अपना हाथ एक गुंडे के आगे करती है। वो गुंडा उसकी बात समझकर उसकी हाथ पर एक चाकू रख देता है। प्रिया उस लड़की के हाथ में चाकू देखकर डर जाती है और जल्दी जल्दी बोलने लगती है, वो शादी एक डील थी। धैर्य सर ने कहा था ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसा होगा। उनकी मॉम उनकी शादी कराना चाहती थी, इसलिए सर ने कहा कि मैं उनकी मॉम के सामने उनकी बीवी बनकर रहूंगी और वो मेरे करियर बनाने में मेरी हेल्प करेंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये सिर्फ एक डील थी। आप गलत समझ रही हैं। प्रिया की पूरी बात सुनने के बाद वो लड़की कहती है, डील थी, लेकिन तुमने एक गलती तो की है। एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही, पर तुम उससे शादी तो करने वाली थी ना, तो इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। बोलकर हाथ में पकड़ा चाकू प्रिया के पेट में घुसा देती है और अंदर ही घुमा भी देती है, जिससे प्रिया की एक तेज चीख के साथ उसकी मौत हो जाती है। प्रिया को मारने के बाद वो लड़की अपने हाथ साफ करते हुए गुंडे से कहती है, इसे चेक करो, मरी या नहीं। अगर मर गई है तो ठिकाने लगा दो, कहकर वो गैराज से निकलकर चली जाती है। धानी और आकृति गेस्ट रूम में आराम से सो रहे थे, लेकिन धैर्य को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए धैर्य उठता है और जाकर एक टी शर्ट और ट्राउजर पहनता है और कार की चाबी लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर में वो एक अपार्टमेंट के नीचे आकर रुकता है। धैर्य गाड़ी से निकलकर अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। धैर्य 3rd फ्लोर पर आता है और एक फ्लैट के दरवाजे की बेल बजाता है। धैर्य बेल बजाते ही जाता है, तभी दरवाजा खुलता है। सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है, जिसने खुद को फूल मेंटेन कर रखा था। वो लड़की धैर्य को देखकर बोलने लगती है, हे बेबी, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी शादी थी और अभी तो तुम्हें अपनी बीवी के साथ होना चाहिए था, क्योंकि आज रात तुम्हारी सुहाग रात जो है। धैर्य उस लड़की को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोलता है, वही तो मनाने आया हूँ, और उस लड़की के होठों पर किस करने लगता है, साथ ही उसके कपड़े भी उतारने लगता है। धैर्य उसके कपड़े उतारते हुए उसे किस कर रहा था। धैर्य उसके होठों को छोड़कर अब उसके कॉलर बोन और गर्दन पर किस कर रहा था, साथ ही लव बाइट भी दे रहा था। वो लड़की अपने सांसों को काबू करते हुए धैर्य से बोलती है, बेबी, बेड पर चले।
बेड पर ज्यादा मजा आएगा। धैर्य उस लड़की को कमर से पकड़कर उठा लेता है और उसके पैर अपनी कमर पर लपेट लेता है और वैसे ही उसे किस करते हुए कमरे में ले जाता है। धैर्य उस लड़की को बेड पर लाकर धक्का देकर बेड पर गिरा देता है और फिर अपने कपड़े उतारने लगता है। वो लड़की धैर्य को कपड़े उतारते देख सेक्सी लुक देती है और अपने ऊपर आने का इशारा करती है। धैर्य उसके ऊपर आकर उसके होठों पर किस करने लगता है। साथ ही धैर्य के हाथ उसके पूरे बदन पर चल रहे थे। धैर्य के छूने से अब वो लड़की सिसकियां भरने लगती है। धैर्य अब उसके ब्रेस्ट को चूमने लगता है, साथ ही दूसरे ब्रेस्ट को दबा रहा था, जिससे उसकी सिसकियां निकलने लगती हैं, जिसे सुन धैर्य और एक्साइटेड हो रहा था। वो लड़की भी धैर्य को किस करती है और धैर्य से बोलती है, काम ऑन ना बेबी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। धैर्य उसकी बात सुनकर एक झटके में उसमें एंटर करता है, जिससे उस लड़की की चीख निकल जाती है। लेकिन धैर्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे किस करता रहता है, कभी धीरे से तो कभी आवेग में। धैर्य उसके साथ इंटीमेट होता है। करीब 3 घंटे तक धैर्य और वो लड़की लव मेकिंग करते हैं। फिर धैर्य थककर उस लड़की के ऊपर ही सो जाता है। वो लड़की धैर्य के बालों में उंगलियां चलाते हुए अपने मन में बोलने लगती है, ओ धैर्य बेबी, मुझे पता था कि जब तुम्हारी दुल्हन शादी में नहीं पहुंचेगी तो तुम मेरे पास ही आओगे। इसलिए तो देखो ना, मैंने तुम्हें इंतजार नहीं कराया और उस लड़की को मारने के तुरंत बाद यहाँ आ गई ताकि तुम मुझे प्यार कर सको। मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ और फिर भी तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहे थे। नो नेवर, बेबी, कोई लड़की तुमसे शादी कभी नहीं कर सकती। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। सुबह के 7 बज रहे थे। जब धैर्य की आंख खुलती है और वो उठने की कोशिश करता है तो देखता है कि एक लड़की उससे लिपटी सो रही है। धैर्य उस लड़की को खुद से अलग करते हुए कहता है, रिया उठो, मुझे घर जाना है। रिया मेहरा धैर्य की कंपनी की एक टॉप मॉडल है, जिसके साथ धैर्य का जिस्मानी रिश्ता भी है। धैर्य की कंपनी में सब रिया को धैर्य की मिस्ट्रेस भी कहते हैं, क्योंकि धैर्य ने कभी अपने और रिया के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि धैर्य ये बात अच्छे से जानता था कि कौन उसके साथ अच्छा है और कौन उसकी पोजीशन से उसकी चापलूसी करता है। धैर्य में इंसानों को पहचानने की एबिलिटी बहुत अच्छी थी और वो ये जानता था कि रिया एक चालाक लोमड़ी है और उस पर भरोसा करना मतलब खुद को मुसीबत में डालना है। इसलिए धैर्य ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए भी रिया से ना बोलकर अपनी कंपनी में आई नई लड़की प्रिया को चुना था। धैर्य रिया के साथ फिजिकल तो होता था, पर कभी उसके साथ शादी करने या किसी भी तरह के रिश्ते की कमिटमेंट नहीं करता था, और अब तो उसकी रियल शादी भी हो गई है। धैर्य रिया को खुद से दूर धकेल कर उठता है और सीधे बाथरूम में घुस जाता है। वह शॉवर लेता है और अपने वही रात वाले कपड़े ही पहन लेता है। धैर्य बाथरूम से बाहर आता है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाता है और अपने बाल कॉम्ब करता है। फिर एक नज़र रिया को देखता है, जो अब भी बिना कपड़ों के बेड पर लेटी हुई थी। वहां से जाने लगता है, तो रिया बेड से उतरकर धैर्य के पास आकर एक बार फिर उससे उसकी शादी के बारे में पूछती है। धैर्य अच्छे से जान रहा था कि रिया बार बार उसकी शादी के बारे में ये क्यों पूछ रही है। रिया धैर्य से बोली, बेबी, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? धैर्य रिया की कमर को हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ के अंगूठे से रिया के लिप्स को रब करते हुए बोलता है, बेबी, कल रात भर तो किया है प्यार, तुम्हें और चाहिए? रिया अपने दोनों हाथ धैर्य की गर्दन में डालकर कहती है, वो क्या है ना बेबी, मुझे लगा तुम अब बदल जाओगे, तो मैंने पूछ लिया। धैर्य ने कहा, नो नो बेबी, मैं नहीं बदलने वाला। और छोड़ो ना मेरी शादी की बात, वो प्रिया तो शादी में पहुंची ही नहीं। मेरा जब मन करेगा मैं आऊंगा ना अपनी बेबी को प्यार करने के लिए। धैर्य रिया को लिप किस करता है और वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। करीब 15-20 मिनट में धैर्य की कार शेखावत हाउस के आगे आकर रुकती है। गेट पर खड़ा गार्ड धैर्य के लिए गेट खोलता है और उसे ग्रीट करता है। धैर्य कार लेकर अंदर आता है और गार्ड को चाबी देकर कार पार्क करने को बोलता है और घर के अंदर चला जाता है। जब धैर्य घर के अंदर आता है तो देखता है कि इस समय लिविंग एरिया में सिर्फ उसकी दादी और दादू बैठे चाय पी रहे थे। धैर्य उनके पास जाकर नीचे बैठते हुए उन्हें मॉर्निंग विश करता है और उनसे कहता है, धैर्य और दादू, आपने दादी को परेशान किया या नहीं? दादू, अरे कहाँ बेटा, इस उम्र में अब तेरी दादी को परेशान कहाँ कर पाता हूँ। पहले की बात और थी, जब मौका मिलता था परेशान कर लेता था, तभी तो तेरे पापा और तेरी बुआ इस दुनिया में आ पाए। धैर्य दादू की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर संजना जी लिविंग एरिया में आती हैं। दादी दादू को कोहनी मारते हुए बोलती हैं, क्या आप भी बच्चों के सामने कुछ भी बोलने लगते हैं?
दादी यह सब बोलते बोलते शर्माने लगती हैं। धैर्य दादी को ऐसे शर्माते देख उनके गाल अपने हाथ में लेते हुए कहता है, ओ माय डार्लिंग, मेरी जाने मन, मेरी जाने बहार, आपको ऐसे शर्माते देख मुझे बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि आपके ये रेड चीक्स खा जाऊं। कहकर धैर्य दादी के गाल पर हल्के से काट लेता है। दादी, आह, बदमाश कहीं का, छोड़ मेरे गाल, सच में खा जाएगा क्या? दादी ये सब धैर्य को मारते हुए बोलती हैं, और धैर्य बस हंस रहा था। दादी फिर धैर्य से बोलती हैं, अगर गाल ही खाने हैं तो जा अपनी बीवी के गाल खा। अब तो तेरी शादी हो गई है, उसके गाल खाएगा तो वो मना भी नहीं करेगी, और वो तो मुझसे कितनी खूबसूरत भी है, जा उसके पास जा। दादी की बात पर धैर्य हल्का सा मुस्कुराता है और दादी के गाल अपनी हथेलियों में भरकर कहता है, मेरे लिए इस पूरी दुनिया में मेरी दादी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, मेरी बीवी भी नहीं। दादी धैर्य की बात पर मुस्कुराने लगती हैं। संजना जी, जो धैर्य और दादी को देख रही थी, उनकी बातों पर हंस रही थी। लेकिन जब उन्होंने दादी के मुंह से धैर्य की बीवी सुना, तो उन्हें कुछ याद आता है। वह धैर्य के पास जाकर कहती है, धैर्य, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे कमरे में आओ। इतना बोलकर संजना जी अपने कमरे में चली जाती हैं। धैर्य उनकी बात पर हाँ बोलता है और उनके पीछे उनके कमरे में चला जाता है। साथ ही दादू भी धैर्य के पीछे कमरे में चले जाते हैं। कमरे में संजना जी एक तरफ होकर खड़ी रहती हैं। धैर्य आकर उनसे पूछता है, जी मॉम, आपने बुलाया? धैर्य के पीछे दादू भी खड़े रहते हैं। संजना जी बोली, धैर्य, तुम फिर से कल रात भर घर से बाहर थे, वो भी उस रिया के साथ। अगर धानी को पता चलेगा कि उसका पति अपनी सुहाग रात की रात किसी और लड़की के साथ बिता रहा है, तो उसे कैसा लगेगा? धैर्य अपनी मॉम को देखकर बोलता है, मॉम, वैसे भी मैं कोई शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे इन रिश्तों पर, प्यार मोहब्बत जैसे लफ्जों पर भरोसा नहीं है कि कोई किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता लेता है। तो प्लीज मुझे इस रिश्ते को निभाने के लिए फोर्स मत कीजिए। मैंने सिर्फ आपके कहने पर यह शादी की है, तो संभालिए अपनी बहू को। और रही बात मेरी, तो मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, मैं किसी के लिए नहीं बदलने वाला। धैर्य वहां से जाने लगता है तो उसे संजना जी की बात सुनाई देती है, मुझे पता है कि तुम धानी को नहीं जानते और न ही तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि धानी कौन है। तुम तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले थे, लेकिन वो लड़की जब शादी के टाइम नहीं आए और उसी टाइम जाने कहां से धानी को लेकर आकृति यहाँ आ गई और तुम्हें लगा ये वही लड़की है जिससे तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले हो, तो ये शादी उसी कंफ्यूजन में हो गई। धैर्य वहां खड़ा संजना जी की बातें सुनकर उनसे पूछता है, मॉम, आपको कैसे पता कि मैं धानी से नहीं किसी और से शादी करने वाला था? क्योंकि मैं किससे शादी करने वाला हूँ ये बात तो मैंने यहाँ किसी को भी नहीं बताया था, तो आपको कैसे पता चला? संजना जी कहती हैं, वो क्या है ना बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ को धोखा देना इतना आसान काम नहीं है। जब मैंने धानी के चेहरे से उसका घूंघट उठाया था, उस वक्त धानी का चेहरा देखकर तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी और तुम्हारा चेहरा बता रहा था कि तुम धानी को पहली बार देख रहे हो। संजना जी आगे कहती हैं, देखो धैर्य, मुझे ये भी पता है कि तुम अभी अभी कहाँ से आ रहे हो। धैर्य अपनी आंखें नीची कर लेता है। संजना जी धैर्य को आंखें नीची करते देख कहती हैं, आंखें नीची करनी पड़े, ऐसे काम करते ही क्यों हो? देखो, अब तक तुम जो करते आए हो या फिर तुमने जो कुछ भी किया है, मैं उसके बारे में तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे धानी हट हो। जब तक वो हमारे साथ रहेगी, हम उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन जब वो तुम्हारे साथ हो, तो तुम्हें भी उसका पूरा ध्यान रखना होगा। धैर्य को संजना जी का ये कहना कि धैर्य को धानी का ध्यान रखना होगा, इस बात से चिढ़कर वह बोलता है, मैं क्यों रखूं उसका ध्यान? मुझे कोई बीवी नहीं चाहिए थी। मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। पर आपके इमोशनल ब्लैकमेल और मुझे मेरी ही कंपनी से बाहर निकालने की धमकी की वजह से मैंने ये शादी की है। आपको बहू चाहिए थी तो आपको आपकी बहू मिल गई है, तो आप रखिए उसका ख्याल। लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं उसके साथ इस रिश्ते को निभाने वाला हूँ। संजना जी कहती हैं, देखो धैर्य, मेरी बात सुनो। तुम भी इंसानों को परखना जानते हो और धानी कैसी है ये बात तो अब तक तुम भी जान गए होगे। धानी और अपने रिश्ते को एक मौका दो, उसको समझो, उसके साथ वक्त बिताओ। देखना, धानी तुम्हें अपने प्यार से बदल देगी और तुम भी उससे प्यार करने पर मजबूर हो जाओगे। धैर्य कहता है, मजबूर ही तो किया है मॉम, आपने मुझे ये शादी करने के लिए। अगर आपने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए लड़की नहीं ढूंढता।
और न वो लड़की मुझे डीच करके भागती और न इस अनजान लड़की से मेरी अनएक्सपेक्टेड मैरिज होती। और मॉम, प्यार की बात आप कर रही हैं। आप चलो, मेरी तो ये अनएक्सपेक्टेड मैरिज है। लेकिन आपने तो लव मैरिज की थी, जानकर, समझकर, प्यार करके शादी की थी उनसे। फिर क्या हुआ? चले गए ना आपको छोड़कर किसी और के साथ रहने। तो ये प्यार व्यार की बात मेरे सामने मत कीजिए, प्लीज। मैं जैसा हूँ, वैसा ही ठीक हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार। इतना कहकर धैर्य गुस्से से वहां से जाने लगता है। धैर्य तो वहां से जाने लगता है। संजना जी अपने खाली आंखों से धैर्य को जाते हुए देख रही थी। फिर संजना जी अपनी कड़क आवाज में बोलती है, धैर्य, आज तुम्हें और धानी को पहाड़ी वाली मंदिर जाकर पूजा करनी है। पंडित जी वहीं तुम्हें मिल जाएंगे, तो जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। और पंडित जी जैसा कहे, वैसे पूरी पूजा होनी चाहिए। पर मॉम, अब जाओ जाकर रेडी हो, हम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, देर नहीं होनी चाहिए। संजना की बात सुनकर धैर्य चुप रह जाता है। धैर्य गुस्से से संजना जी को घूरते हुए वहां से चला जाता है। तब इतनी देर से वहां खड़े दोनों माँ बेटे की बात सुन रहे दादू संजना जी के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, तुम परेशान मत हो बहू, तुम जानती हो, धैर्य बस महेंद्र से गुस्सा है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। नहीं तो तुम और हम सब जानते हैं कि धैर्य अपने पापा से कितना अटैच था। और जब वो धैर्य को छोड़कर गया, तो बेचारे का दिल ही टूट गया। पर तुम देखना बहू, धानी अपने प्यार और केयर से हमारे धैर्य को फिर से हमारा पहले वाला धैर्य बना देगी। ये जो अभी कह गया है ना कि मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करना है, यही सबसे ज्यादा धानी को प्यार करेगा, उसके आगे पीछे घूमेगा, हम सबसे ज्यादा उसका ध्यान रखेगा और उसकी केयर भी करेगा। तुम देख लेना, मेरी बात सच होगी। संजना जी दादू का हाथ अपने कंधे से हटाकर अपने हाथ में लेते हुए बोलती हैं, हाँ पापा, मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। गुस्से से तमतामाते हुए धैर्य संजना जी के कमरे से निकाल कर अपने कमरे आता है और धड़ाम की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। दांत पिसते हुए खुद से कहता है, ख्याल रखूं उसका। क्यों रखूं? मैं उसका ख्याल? कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं है। और जाने कहां से आकर मेरी कुंडली में बैठ गई है। और मेरी मॉम चाहती है कि मैं इसका ख्याल रखूं। ख्याल रखे मेरी जूती। धैर्य, तुझे कुछ तो करना होगा इस बिना जुबान की मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए, कुछ तो करना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस प्रिया को बताना होगा कि धैर्य शिखावत क्या चीज है। उसने मिरर में खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, धैर्य शिखावत को डिच करने की हिम्मत की है। लेकिन पहले ये तो पता चले कि वो है कहाँ। जाने कहाँ चली गई। धैर्य खुद से बातें करते हुए बाथरूम में नहाने चला जाता है। थोड़ी देर में नहाकर आता है। इस वक्त उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था और ऊपर की बॉडी नेकेड थी। धैर्य हॉट और सेक्सी लग रहा था। अगर कोई लड़की धैर्य को देखती तो उससे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाती। धैर्य ने देखा, उसके कपड़े बेड पर रखे हुए हैं। वो कपड़े धानी की साड़ी से मैचिंग के थे। धैर्य कपड़े लेकर क्लोजेट में जाकर तैयार होता है और बाहर आकर एक बार खुद को मिरर में देखता है। फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। धैर्य ने इस वक्त न तो अपने बालों को जेल से सेट किया था और न ही अपनी रेगुलर घड़ी पहनी थी। धैर्य अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए नीचे लिविंग एरिया में आ जाता है। गेस्ट रूम में धानी और आकृति सोकर उठ गए थे और धानी बाथरूम में फ्रेश होने गई थी। रूम का डोर नॉक होने पर आकृति जाकर डोर खोलती है, तो सामने आकांक्षा एक मेड के साथ खड़ी थी। मेड के हाथ में एक बड़ा सा थाल था, जो एक कपड़े से ढका हुआ था। आकांक्षा मेड के साथ रूम के अंदर आती है और वह मेड थाल को बेड पर रख देती है। आकांक्षा मेड को वापस भेज देती है। आकांक्षा आकृति से धानी के बारे में पूछती है। आकृति बताने लगती है कि धानी बाथरूम में फ्रेश होने गई है। आकांक्षा आकृति से बोलने लगती है, आकृति दी, इसमें आपके और भाभी के लिए कुछ कपड़े और ज्वेलरी है, जो आज भाभी को मंदिर जाने टाइम पहनना है। आकृति ठीक है, बोलती है। तभी बाथरूम का डोर खोलकर धानी बाहर आती है। धानी ने एक पिंक कलर का बाथ रॉब पहना हुआ था। धानी दोनों के पास आकर इशारे में पूछती है, ये सब क्या है? तो आकांक्षा आकृति को जाकर फ्रेश होने बोलती है और धानी को थाल में से रेड कलर की साड़ी देते हुए चेंज करके आने के लिए बोलती है। धानी साड़ी लेकर क्लोजेट में चली जाती है। आकृति भी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर में धानी साड़ी पहनकर आती है। आकांक्षा धानी को ड्रेसिंग टेबल के पास लाकर बैठा देती है और उसे तैयार करने लगती है। आकांक्षा पहले धानी के बाल बनाती है, फिर उसका मेकअप करती है और फिर उसे लाए हुए सारी ज्वेलरी पहनाती है। आकृति बाथरूम से ही तैयार होकर आती है और सामने धानी को देखती है।
धानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आकृति और आकांक्षा धानी को लेकर नीचे आते हैं, जहां धैर्य पहले से ही मौजूद था। धैर्य अभी लिविंग एरिया में आकर खड़ा ही होता है कि पायल की छन छन की आवाज उसके कानों में आती है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सामने धानी, आकांक्षा और आकृति के साथ आ रही थी। आकांक्षा धानी को लाकर धैर्य के बगल में खड़ा कर देती है और धैर्य के कान में धीरे से बोलती है, भैया, मुंह तो बंद कर लो, नहीं तो मुंह में मच्छर चला जाएगा। धैर्य झेपते हुए अपना मुंह बंद कर लेता है और इधर उधर देखने लगता है। धैर्य को ऐसा करता देख लिविंग एरिया में मौजूद सभी लोग अपना मुंह दबाए हंसने लगते हैं। फिर दादी दोनों के पास आती हैं और आकांक्षा का कान पकड़ते हुए कहती हैं, क्यों परेशान कर रही हो मेरे बच्चों को? कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में, किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों को। दोनों की बलाएं लेती है और धानी का माथा चूमती है। फिर धैर्य के हाथ में धानी का हाथ देते हुए कहती है, ये हाथ हमेशा ऐसे ही थामे रखना, और अगर कभी कोई मुश्किल आए तो साथ मिलकर दोनों लड़ना, हाँ मेरे बच्चे। धानी धैर्य का हाथ कसकर पकड़ती है और दादी को दिखाते हुए इशारा करती है कि अब वो इस हाथ को कभी नहीं छोड़ेगी। धानी को देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। धैर्य कभी अपने हाथ देखता जिसमें धानी का हाथ था, तो कभी अपनी फैमिली को। धैर्य अपने मन में बोलने लगता है, क्या है ये? इसे आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और मेरी फैमिली इससे ऐसे अटैच हो गई है जैसे ना जाने कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। सबको देखते हुए संजना जी कहती हैं, माँ, दोनों को अब जाने दीजिए, पूजा का मुहूर्त निकल रहा है और कुल देवी की पूजा मुहूर्त पर होनी चाहिए। इनके वहां से आने के बाद आप जितना चाहे अपनी बहू को प्यार कीजिएगा। तुम दोनों जाओ और पंडित जी जैसे बताए वैसे ही करना। ठीक है, अब जाओ। धैर्य ने अभी भी धानी का हाथ पकड़ा हुआ था। आकांक्षा दोनों के साथ जाने के लिए जिद करती हुई बोलने लगती है, मॉम, मैं भी जाऊंगी भाई और भाभी के साथ, प्लीज मॉम, प्लीज। नहीं आकांक्षा, आप नहीं जाओगी। संजना जी बोली। प्लीज मॉम, प्लीज। आकांक्षा बोली। संजना जी आकांक्षा के जिद करने पर उसे उन दोनों के साथ जाने देती हैं। धैर्य वैसे ही धानी का हाथ पकड़े घर से बाहर निकलता है। उनके पीछे आकांक्षा और आकृति भी आ जाते हैं। घर के बाहर आते ही धैर्य धानी का हाथ छोड़ देता है। धैर्य के हाथ छोड़ते ही धानी को खालीपन सा लगता है, लेकिन धानी इसे किसी को दिखाती नहीं है। चारों आकर कार में बैठ जाते हैं। धैर्य पैसेंजर सीट पर बैठता है और तीनों लड़कियां बैक सीट पर बैठ जाती हैं। धैर्य ड्राइवर से कहता है कि वह कार चलाए। ड्राइवर भी कार चलाने लगता है। रास्ते भर आकांक्षा और आकृति बातें करती हैं, और बीच बीच में धानी भी उनकी बातें सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है, तो कभी स्माइली कर देती है। धानी विंडो से सिर टिकाकर बैठ जाती है और पेड़ों पौधों को देखती है, कभी आते जाते गाड़ियों को। धैर्य की नजर साइड व्यू मिरर में जाती है, जिसमें धानी का खूबसूरत चेहरा किसी खिलते हुए गुलाब की तरह लग रहा था। धानी के बाल बार बार आगे आकर उसके गाल को चूम रहे थे, और जैसे धानी अपनी पलकों को झपका रही थी, वह बहुत क्यूट लग रही थी। धैर्य मंत्रमुग्ध होकर धानी को साइड व्यू मिरर के जरिए देख रहा था। तभी धैर्य को किसी की खिलखिलाती हंसी सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है, और धानी आकांक्षा और आकृति की बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस रही थी। आकृति धानी को ऐसे खुलकर हंसते देख उसे गले लगा लेती है और उसके गाल पर किस कर बोलती है, मेरा बच्चा, तुम्हें ऐसे खुलकर हंसते हुए कितने टाइम बाद देख रही हूँ। मेरा बच्चा, तुम हमेशा ऐसे ही हंसते रहो, अच्छा लगता है। धैर्य और आकांक्षा को समझ नहीं आता कि आकृति ऐसा क्यों बोल रही है कि धानी काफी टाइम बाद ऐसे खुलकर हंसी है। वे ये सोच ही रहे थे कि ड्राइवर उनसे कहता है कि वे लोग मंदिर पहुंच गए हैं। वो लोग गाड़ी से उतरते हैं तो ड्राइवर गाड़ी साइड में लगाकर चला जाता है। पंडित जी जो उनका ही इंतजार कर रहे थे, उन्हें आता देख कहते हैं, आ गए आप लोग, तो चलिए पूजा शुरू करते हैं, नहीं तो पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। सब पंडित जी की बात पर हाँ में सिर हिलाते हैं और मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। सीढ़ियों के पास आकर पंडित जी जो पूजा का थाल लेकर आए थे, उसमें रखे दिए को जलाते हैं और धैर्य से बोलते हैं, धैर्य बेटे, आपको बहुरानी को गोद में उठाकर ये सीढ़ियां चढ़नी है, और बहुरानी, आपको ध्यान रखना है कि ये दिया बुझने ना पाए। धैर्य ये सब सुनकर पहले तो मना करता है, फिर अपनी माँ संजना जी को याद करके धानी को झटके से अपनी गोद में उठा लेता है। धानी डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। धानी को डरते हुए देख धैर्य उससे बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हें गिराऊंगा नहीं, इतना भी कमजोर नहीं हूँ। पंडित जी धानी के हाथ में जलते हुए दिए का थाल देते हैं और ध्यान रखने को कहते हैं कि दिया बुझे नहीं। धैर्य धानी को संभालते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगता है।
धूप होने से और इतनी सीढ़ियां चढ़ने से धैर्य को पसीना निकलने लगता, जिसे धानी अपने साड़ी के पल्लू से पोंछने लगती है। एक जगह तो धैर्य का पैर फिसलने लगता। धानी डर जाती है, लेकिन धैर्य संभाल कर धानी को गोद में लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। धानी अपने हाथों में पूजा की थाल पकड़े हुए थी, और उस थाल में जलता हुआ दिया था, जो हवा के झोंके से फड़फड़ाने लगता। धानी एक हाथ से थाल पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से दिए की लौ को बुझने से रोक रही थी। आकांक्षा उनके आगे सीढ़ियों पर चलते हुए वीडियो कॉल पर घर पर बैठे सभी को यह नजारा दिखा रही थी। धैर्य और धानी के पीछे चलते हुए आकृति अपने मन में माता रानी से प्रार्थना कर रही थी, हे माता रानी, मेरी धानी को ऐसी ही उसकी सारी खुशियां देना। आज ना जाने कितने दिनों के बाद मेरी धानी हंसी है, उसकी हंसी यूं ही बनाए रखना। धैर्य सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक बार और लड़खड़ाकर गिरने को होता है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लेता है और धानी को देखता है, जो अपनी आंखें कसकर भींच लेती है। धैर्य के लड़खड़ाने पर धानी जिस हाथ से दिए की लौ को बुझने से बचा रही थी, वह हाथ लौ से टच हो जाता है, लेकिन धानी लौ को बुझने से बचा लेती है। धैर्य ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था और न ही पानी पिया था। इतनी लंबी सीढ़ियां चढ़ना और ऊपर से धानी को गोद में लेकर चढ़ने पर उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। फिर भी जैसे तैसे करके धैर्य धानी को संभालते हुए मंदिर के ऊपर पहुंच जाता है और धानी को नीचे उतारता है। पंडित जी धानी के हाथ से पूजा की थाल ले लेते हैं और माता रानी के चरणों में रख देते हैं। माता रानी की आरती करते हैं। सभी अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर खड़े हो जाते हैं और अपने अपने मन की स्थिति माता रानी से कहने लगते हैं। धैर्य कहता है, मैं आपको नहीं मानता, लेकिन मैं जिनको मानता हूँ, वो आपको बहुत मानती हैं, इसलिए अभी मैं आपके सामने ऐसे अपने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। मैं आपसे बस यही मांगता हूँ कि उन्हें हमेशा खुश रखना। मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। धानी अपने मन में बोलती है, माता रानी, मुझे नहीं पता आपने किस मकसद से मेरी इनसे शादी करवाई है, लेकिन अब जब हम दोनों की शादी करा दी है, तो इनको मुझसे कभी दूर मत करना। आकृति अपने मन में बोलती है, माता रानी, आपको लाख लाख धन्यवाद कि आपने मेरी धानी की शादी उस घटिया राहुल से ना करवा कर धैर्य जी से करवा दी। आकांक्षा कहती है, आपको तो पता है कि मेरे दिल में कौन है, आप उसे थोड़ा अक्ल दे कि वो मुझे स्वीकार कर ले। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वह मानता ही नहीं है। पंडित जी आरती पूरी कर सभी को आरती देते हैं। फिर माता रानी के चरणों में चढ़ाया हुआ सिंदूर धैर्य को देते हुए कहते हैं, धैर्य बेटा, ये लो सिंदूर और बहू रानी के मांग में इसे भर दो। धैर्य वैसा ही करता है। जब धैर्य एक चुटकी सिंदूर उठाकर धानी के मांग में भरता है, तो धानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। धैर्य सिंदूर भरते हुए धानी को गौर से देख रहा था। इस कारण से थोड़ी सिंदूर धानी की नाक पर गिर जाती है, जिसे देख पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सदा सुहागन रहो। सब पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी सबको प्रसाद ग्रहण करने के लिए देते हैं और उन्हें वही प्रांगण में बैठने के लिए बोलते हैं। फिर उन्हें समझाते हैं कि जो नया शादीशुदा जोड़ा अपने साथी को अपनी गोद में उठाए बिना एक भी बार गिराए, माता रानी का दरबार तक पहुंचता है। माता रानी स्वयं उस जोड़े को 7 जन्मों तक साथ रहने का आशीर्वाद देती हैं, और अब उन जोड़ों में धैर्य और धानी भी शामिल हो गए हैं। पंडित जी की यह बात वीडियो कॉल से सुन रहे सभी लोग खुश हो जाते हैं, और दादी तो फोन पर किस भी करने लगती है। पंडित जी धैर्य और धानी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं और उन्हें आगाह करते हैं कि 4 पहर होने से पहले इसे न खोलें, नहीं तो उन दोनों पर कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। फिर थोड़ी देर बाद सब पंडित जी का आशीर्वाद लेकर वहां से जाने के लिए निकल जाते हैं। नीचे गाड़ी के पास जाते हुए धानी की आंखें कहीं पर ठहर जाती हैं और वह अपनी जगह पर ही रुक जाती है। आकांक्षा धानी से बात करते हुए चल रही थी, लेकिन जब आकांक्षा को अपने साथ धानी आती हुई नहीं दिखती है, तो वह पीछे पलटकर देखती है। धानी एकटक नजरों से कहीं देख रही थी। आकांक्षा धानी की नजरों का पीछा करती है, तो देखती है कि धानी हलवाई की दुकान पर देख रही थी। आकांक्षा उसके पास जाती है और उससे पूछती है, भाभी, आपको कुछ चाहिए क्या? धानी आकांक्षा की बात पर अपना सिर बच्चों की तरह जल्दी जल्दी हिलाने लगती है, जिसे देख आकांक्षा और आकृति मुस्कुराने लगती हैं। आकांक्षा धानी से कहती है, भाभी, आप जाकर कार में बैठिए, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। फिर आकांक्षा आकृति से पूछती है, पर भाभी, मैं लाऊंगी क्या? आकृति उसका जवाब देती है, धानी को रबड़ी और जलेबी खाना बहुत पसंद है, वो वही देखकर रुकी है। आकांक्षा आगे बढ़ते हुए कहती है, तो मैं जल्दी से लेकर आती हूँ अपनी भाभी के लिए। आकांक्षा जाने लगती है तो धैर्य, जो उनकी बातें सुन रहा था और धानी को सिर्फ खाने के सामान के लिए बच्चों की तरह सिर हिलाते देख रहा था, कहता है, तुम लोग जाकर बैठो, मैं लेकर आता हूँ।
धैर्य हलवाई की दुकान से जलेबी और रबड़ी लेने चला जाता है और इधर आकांक्षा, आकृति और धानी कार की तरफ जाने लगते हैं। पर जैसे धानी आगे जाने के लिए कदम बढ़ाती है, उसकी साड़ी उसके पैरों में उलझ जाती है, जिसे धानी वहीं रुककर ठीक करने लगती है। तभी तेज रगड़ के साथ एक मारुति वैन धानी के सामने आकर रुकती है और धानी को उसमें खींचकर ले जाती है। ये सब इतनी जल्दी में होता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता। धैर्य गाड़ी के पीछे दौड़ता है उसे रोकने के लिए, पर गाड़ी बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेती है, जिससे धैर्य पीछे छूट जाता है। आकांक्षा और आकृति अवाक सी उस जगह को देख रही थी जहां अभी धानी खड़ी थी। धैर्य पूरी ताकत से चिल्लाता है, आ है, अब मैं क्या करूं? वे सब मंदिर बिना गार्ड्स के आए थे, इसलिए धैर्य अकेले कुछ नहीं कर सकता था। धैर्य आकांक्षा का फोन छीनता है और उसमें से एक नंबर पर डायल करता है। क्योंकि धैर्य का फोन तो कल रात उसने तोड़ दिया था, इसलिए आकांक्षा के फोन से कॉल करता है। उधर से 2-3 रिंग जाने पर कॉल रिसीव होती है और उधर से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही धैर्य बोल पड़ता है, रोमी, जल्द से जल्द अपनी टीम लेकर काम पर लग जाओ। मुझे किसी भी हाल में धानी चाहिए, धानी किडनैप हो गई है। धैर्य रोमी को इंस्ट्रक्शन देकर कॉल कट कर देता है। तभी उसकी नजर नीचे पड़े रक्षा सूत्र पर पड़ती है, जिसे पंडित जी ने धानी की कलाई पर बांधा था। धैर्य उस रक्षा सूत्र को उठाता है और कहता है, जल्दी ही ये रक्षा सूत्र मैं तुम्हारी कलाई पर बांधूंगा।